नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम पर पाइएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में हम द हिंदू तथा साथ साथ पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ आज का किसी एक जो महत्वपूर्ण तथ्य का भाग है उसकी चर्चा भी हम सबसे अंत के भाग में करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ पर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में अलग अलग कह सकते हैं जो घटनाएं हैं, यानी एक तरह से जिनको हम साइबर थ्रेट मानते हैं, और यहाँ पर एक तरह से इनका मिलान दिया गया है। तो आपको सही रूप में इसका मिलान देखना है। फिशिंग, रैंसमवेयर और डिनायल ऑफ सर्विस। तो देखिए, फिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह का एक सामान्य तौर पर माना ही जाता है। अगर हम तीनों को यहाँ पर ध्यान से समझें तो जब हम फिशिंग की बात करते हैं तो एक मेल के माध्यम से आप देखें एक तरह का लिंक आपको दिया जाता है, और उस लिंक को जब ओपन आप करते हैं तो मान के चलिए आपका जो भी सिस्टम है वो एक तरह से हैक हो जाता है, और उसमें से जो महत्वपूर्ण जानकारी उनको एक तरह से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो फिशिंग करने का तरीका है। जहाँ तक रैंसमवेयर की बात करें तो आप देखें इसमें रैंसम शब्द एक तरह छिपा हुआ है, यानी एक तरह से आप देखें कि यहाँ पर कुछ धन लेकर किसी भी तरह की सूचना, जैसे मान के चलिए कि हैकर के द्वारा किसी भी साइबर तंत्र में एक तरह से सेंध लगाकर उसमें किसी तरह का इंक्रिप्शन कर दिया जाता है, कोडिंग कर दी जाती है। अब उसको अगर आपको डिक्रिप्ट करना है तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से रैंसमवेयर है, नहीं रैंसम देने के बाद एक तरह से आपका जो साइबर एक हमला हुआ है उससे आपको अलग किया जाएगा। तो ये तंत्र होता है। और डिनायल ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह माना जाता है कि साइबर हमले में एक तरह से जो पूरा नेटवर्क है उसमें जितने भी एक्सेस करने वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सभी की एक्सेस एक तरह से रोक दी जाती है। और माना यह जाता है कि अचानक बड़े पैमाने पर, जैसे मान के चलिए कि जहाँ पर 100 लोग किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर माना जाता है कि आर्टिफिशियल रूप में 100 की जगह पर 1000 10,000 एक्सेस दिखाए जाते हैं। तो इतना हैवी एक तरह से एक्सेस होता है या एक्सेस के लिए डिमांड की जाती है कि जो सर्वर है वो एक तरह से फेल होता है, और उस आधार पर आप देखें जो लीगल डिमांड करने वाले हैं उस सर्वर की एक्सेस के लिए वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस एक तरह का अटैक माना जाता है। तो इसको भी एक तरह से आप देखें साइबर एक थ्रेट के रूप में देखा जाता है। जहाँ तक हम मिलान की बात करें तो रैंसमवेयर की अगर हम देखें तो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो पीड़ित के डाटा को एन्क्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन के लिए फिरौती की मांग करता है, ये रैंसमवेयर के साथ में बिल्कुल सही रूप में मिलान है। फिशिंग, ट्रैफिक का अत्यधिक प्रवाह जो किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर बाढ़ ला देता है, तो ये डिनायल ऑफ सर्विस एक तरह से है। और फिशिंग की अगर हम बात करें तो एक भ्रामक ईमेल या वेबसाइट जिसे व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए एक तरह से डिजाइन किया गया है। तो फिशिंग वाला भाग यहाँ पर है। यानी अगर हम पहले की बात करें तीसरे की बात करें तो गलत है, केवल दूसरा यहाँ पर मिलान सही है। तो केवल एक जोड़ी यहाँ पर सही है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है केवल एक जोड़ी का जो मिलान है वो बिल्कुल सटीक है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से क्या है? प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि सिस्को की तरफ से आप देखें 2023 का साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि भारत में 4% केवल कंपनियां हैं जो साइबर सिक्योरिटी का एक तरह से सामना करने के लिए तैयार हैं। इसमें प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि आर्थिक संसाधन की कमी, साथ साथ जो अवेयरनेस है, जानकारी है, उसकी कमी, वो प्रमुख यहाँ पर कारक है। और ये जो सर्वेक्षण यहाँ पर सिस्को की तरफ से किया गया है इस इंडेक्स के लिए, माना जा रहा है कि 8,000 जो निजी कंपनियां हैं वैश्विक स्तर पर, उनमें एक तरह से यहाँ पर जो भी अलग अलग कह सकते हैं कि लगभग 30 बड़ी जो कंपनियां अलग अलग देशों में फैली हुई हैं, उनमें प्रमुख रूप से इसके बारे में सर्वेक्षण किया गया है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो सर्वेक्षण है वो स्पष्ट बता रहा है कि भारत में कंपनियां बड़े पैमाने पर साइबर हमलों को एक तरह से झेलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भारतीय रिजर्व बैंक के 6 सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखिए, इसमें 6 सदस्य तो होते हैं लेकिन 3 सदस्य यहाँ पर आरबीआई के, साथ साथ 3 सदस्य अगर हम देखें तो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, एमपीसी भारत के लिए मौद्रिक नीति ढांचा तैयार करती है जिसमें रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करना शामिल है। लेकिन रेपो दर पर अन्य प्रकार की दरें निर्भर करती हैं, तो प्रमुख रूप से रेपो दर है, लेकिन उसी के साथ साथ रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ सभी एक तरह से उसमें मिक्स या कह सकते हैं जुड़ी रहती हैं। तो इस आधार पर दूसरा कथन भी यहाँ पर आपका सत्य है। तीसरा, एमपीसी के निर्णय मुख्य रूप से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे द्वारा निर्देशित होते हैं जिसका उद्देश्य उपभोक्ता मुद्रास्फीति के लिए एक निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना है, और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी 4% पर एक तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना। अधिकतम इसे बढ़ाकर हम 6% तक का लक्ष्य कहते हैं, न्यूनतम 2%। इसी रेंज में एक तरह से जो एमपीसी है वो निर्णय करती है कि जो मुद्रास्फीति है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार एक तरह से देखी जाती है, उसमें इसको नियंत्रित रखा जाए। तो ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत ही किया जाता है।
तो तीसरा कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर आप देखें 2 और 3 कथन सत्य हैं, तो हमारा उत्तर हो जाता है सी, 2 और 3 कथन सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से आप देखें तो आने वाला जो 5 अप्रैल है उसमें प्रमुख रूप से हर 2-2 महीने पर जो एक तरह से समीक्षा आती है, या कह सकते हैं मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक होती है, तो उसमें निर्णय लिया जाता है कि अलग अलग पॉलिसी दरों के लिए क्या एक तरह से निर्णय होगा, रेपो दर को बढ़ाया जाए, घटाया जाए या समान रखा जाए। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जो भी एक तरह से आने वाली एमपीसी की बैठक है उसमें जो भी पॉलिसी दरें हैं उनमें खासतौर से रेपो रेट की बात करें, इसे 6.5% पर ही एक तरह से मेंटेन रखा जाएगा। और पीछे का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो लंबे समय तक ये लगभग 6.5% पर ही बनी हुई है। तो अगर रेपो रेट को एक तरह से स्थिर रखा जाता, उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा रहा है, मतलब अर्थव्यवस्था में एक तरह से आप कह सकते हैं एक स्थिरता के जो संकेत है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो इस आधार पर एमपीसी भविष्य में किस तरह का निर्णय कर सकता है उसके बारे में प्रमुख रूप से यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बल के लिए अग्निपथ भर्ती योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रश्न को हम हल करें उससे पहले प्रमुख रूप से अगर हम अग्निपथ स्कीम की बात करें, जिसमें अग्निवीरों का एक तरह से चयन भारतीय सेना के लिए किया गया। यहाँ पर प्रश्न का आधार ये है कि जो विरोधी पार्टी हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें, उनकी जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस योजना की एक तरह से आलोचना करी है। तो इस योजना में आप देखें 17.5 से 21 आयु वर्ष के जो युवा हैं वो प्रमुख रूप से भाग ले सकते हैं, और यहाँ पर 4 वर्ष के लिए प्रमुख रूप से उनको सेना में एक तरह से एक यहाँ पर स्थायी रूप में 4 वर्ष के लिए रखा जाता है। और 4 वर्ष के बाद आप देखें अलग अलग तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं, मानक होते हैं, उसके आधार पर यह देखा जाता है कि इन जो भी एक तरह से अग्निवीर यहाँ पर शामिल हैं, जो 4 साल यहाँ पर पूरी तरह से सेवा दे चुके हैं, उसके बाद इसमें से जो 25% होंगे उनको अंतिम रूप में स्थायी तरीके से कमीशन दे दिया जाता है एक तरह से सेना में, और बचे हुए एक तरह से रिटायर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देखें प्रारंभिक रूप में, यानी अगर हम पहले साल की सैलरी देखें तो लगभग 4.76 लाख रुपए यानी वार्षिक रूप में, और यहाँ पर माना जा रहा है कि ये चौथे साल में बढ़कर 6.92 लाख रुपए हो जाएगी। और जब एक तरह से रिटायर यहाँ पर व्यक्ति होता है, यानी स्थायी रूप में अगर वो सेना में नहीं जा रहा है, तो सेवानिधि पैकेज में आप देखें 11.71 लाख रुपए यहाँ पर ब्याज के साथ में एक तरह से मिलता है। साथ साथ यहाँ पर आप देखें कि बिना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए एक यहाँ पर आपको बीमा ही मिलता है लगभग 48 लाख रुपए का, और यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है अग्निवीर को, यानी 4 साल के बाद अगर वो सेना में स्थायी कमीशन नहीं पाता है तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर आप देखें कि वो आगे रोजगार की स्थितियों में जा सकता है। तो माना जा रहा है कि इस वर्ष के लिए लगभग 46,000 जो अग्निवीर हैं उनको सेना में शामिल किया जाएगा। अब इसके आधार पर प्रश्न के 2 कथन है उनको देखते हैं। अग्निपथ योजना 4 साल की सेवा अवधि के बाद सभी सूचीबद्ध कर्मियों के लिए स्थायी भर्ती की पेशकश करती है। तो पहला कथन आप देखें बिल्कुल गलत है, स्थायी नहीं, स्थायी है लेकिन कितने, केवल 25%, यानी जो यहाँ पर अग्निवीर शामिल होते हैं अग्निपथ योजना में उसमें से 25% को स्थायी कमीशन सेना में दिया जाएगा, 75% 4 साल के बाद रिटायर होंगे। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, अग्निवीर यानी अग्निपथ के तहत जिनकी भर्ती होती है सेवा समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे, तो पेंशन का जो लाभ है वो उनको एक तरह से नहीं मिलेगा। तो दूसरा कथन भी गलत है, दोनों गलत है। तो उत्तर हमारा डी, कोई भी कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। चौथे प्रश्न को देखते हैं, भारत में प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों को नियंत्रित करने के लिए ईडी गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। ध्यान रखिए, जब हम ईडी की बात करते हैं या प्रवर्तन निदेशालय, तो ये प्रमुख रूप से अगर हम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग काम करता है। तो वित्त मंत्रालय के अधीन जो राजस्व विभाग होता है उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आप देखें तो ईडी एक तरह से कार्य करता है। तो ये कहना कि ये गृह मंत्रालय के अधीन है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये राजस्व विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंदर एक विभाग है उसके अधीन है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, ईडी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी अगर हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, तो ये तीनों के आधार पर एक तरह से ईडी काम करता है। ध्यान रखें, ये तीनों ही एक तरह से जो कानून है उनके आधार पर ईडी प्रमुख रूप से कार्रवाई करता है। तो पहला कथन तो यहाँ पर गलत है, लेकिन दूसरा सही है। तो उत्तर हमारा बी, केवल 2 का दूसरा कथन सत्य है। तो अगर हम यहाँ पर ईडी के संदर्भ में आप देखें तो हाल फिलहाल में ईडी की तरफ से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट किया गया है। तो ईडी एक तरह से काफ़ी चर्चा में है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ईडी जब काम करने की स्थितियों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध रूप में धन का लेन देन, साथ साथ अगर हम विदेशी मुद्रा के लेन देन की बात करते हैं उसमें किसी भी तरह की अनियमितता है तो ईडी के द्वारा प्रमुख रूप से कार्रवाई की जाती है। और इसके लिए आप देखें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ये तीनों के आधार पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ईडी के द्वारा कार्य किया जाता है। तो ईडी के संदर्भ में अलग अलग जो महत्वपूर्ण जानकारी उनको एक तरह से आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है इस वर्ष के लिए। हम दैनिक क्विज के दूसरे भाग में आ जाते हैं, जहां पर विगत वर्षों में यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें पूछे गए अभ्यास प्रश्न, यानी जो प्रश्न है वो आपको हम अभ्यास के लिए देते हैं। तो विगत वर्षों के अभ्यास प्रश्नों में से आज हमने 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न चुना है। भारत में निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार करें। तो ये 4 संगठन आपको दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा संगठन संवैधानिक संस्था या संवैधानिक निकाय है। देखिए, जब भी कोई संस्था संवैधानिक है, इसका मतलब संविधान में उसके संदर्भ में कहीं पर वर्णन है, किसी अनुच्छेद में, किसी भाग में उसके बारे में कहा गया है। अगर ऐसा है तो वो संवैधानिक संस्था होगी। तो अगर हम इन चारों संगठनों के बारे में देखें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में आप देखें तो संविधान का अनुच्छेद 338 भी एक तरह से स्पष्ट रूप से इस तरह की संस्था स्थापित करने के बारे में प्रावधान करता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये संवैधानिक संस्था होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो प्रमुख रूप से आप देखें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है उसके माध्यम से, यानी संसद के कानून से ये एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संसद के कानून से अगर बनी है तो वैधानिक, लेकिन अगर संविधान में दिया है तो संवैधानिक, दोनों का अंतर है। अगर हम विधि आयोग की बात करें तो गैर वैधानिक निकाय है, ये संसद के कानून से भी नहीं है। यहाँ पर आप देखें भारत सरकार का जो कानून और न्याय मंत्रालय है उसमें कानूनी मामलों का जो विभाग है वो अधिसूचना के द्वारा इसका गठन करता है, और इसमें जो शर्तें दी गई होती हैं उसके अनुसार प्रमुख रूप से ये अपनी रिपोर्ट एक तरह से प्रस्तुत करता है। अगर हम लॉ कमीशन या विधि आयोग की बात करें, जहाँ तक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित होता है। तो अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की बात करें तो ये भी एक संसद के कानून के माध्यम से, तो ये भी क्या है, वैधानिक निकाय, लेकिन संवैधानिक नहीं है। तो हमारे पास जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यही एक तरह से संवैधानिक संस्था है, जबकि पहला, तीसरा और चौथा ये एक तरह से आपके संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है ए, केवल एक यहाँ पर सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आ जाते हैं और हम आज बात करेंगे यहाँ पर जनसांख्यिकी लाभांश, पॉपुलेशन डिविडेंड के संदर्भ में। देखिए, जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक तरह से साफ भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकती है। तो माना जाता है कि अगर वर्किंग कैपिटल आपकी, यानी एक तरह से जो आधिकारिक पूंजी मानी जाती है, अगर हम उसको एक तरह से मानव संसाधन के संदर्भ में देखें तो वर्किंग कैपिटल अगर हम मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स में देखें तो वो एक तरह से ह्यूमन कैपिटल है। और माना जाता है अगर हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पॉपुलेशन फंड है यूएनपीएफ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसके अनुसार देखें तो 15 से 64 वर्ष की जो आयु है वहाँ पर प्रमुख रूप से माना जाता है कि ये एक तरह से एक वर्किंग एज है जो प्रमुख रूप से आर्थिक आधार मजबूत करती है। अब इससे अलग हम बात करें, यानी जो लोग 14 साल या उससे कम आयु के हैं और जो लोग 65 या उससे अधिक आयु के हैं, उन लोगों को अगर हम हटा दें तो ये लोग एक तरह से माना जाता है डिपेंडेंट या आश्रित होते हैं। तो हो सकता है कि 65 से ऊपर की आयु में कोई बुजुर्ग काम करते हैं, लेकिन एक सामान्य पैमाना लिया जाता है। तो बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, उनको अलग कर दिया जाता है। और 15 से 64 की जो आयु है, अगर किसी देश में कार्य करने के लिए ये आयु सीमा एक अनुपात में बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर जनसांख्यिकी लाभांश है। और ये प्रमुख रूप से आर्थिक विकास में एक बड़ी कह सकते हैं मदद करता है, क्योंकि माना जाता है कि कामकाजी उम्र का अनुपात जो आश्रित आबादी है, बच्चों और बुजुर्ग, उसकी तुलना में अगर बहुत अधिक हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस देश में जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति है, जैसा भारत में है। तो भारत के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण स्थिति को दिखाता है, क्योंकि आप देखें हमारी लगभग 65% आबादी ऐसी है जो 35 वर्ष से कम आयु की है। तो उस आधार पर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर माना जाता है कि जो भी एक तरह से जनसांख्यिकी लाभांश का भाग है वो आने वाले समय में हमको बहुत तेजी से मिलेगा। और 2018 के बाद भारत में जनसांख्यिकी लाभांश की स्थितियां तेजी से बढ़ी हैं। तो यहाँ पर अगर हम जनसांख्यिकी लाभांश की बात करते हैं तो उम्र संरचना में जो बदलाव होता है वो प्रमुख रूप से दिखता है। देखिए, इसका कारण ये रहता है कि मृत्यु दर में गिरावट आती है, साथ साथ अगर हम देखें एक तरह से कि जो जन्म दर है उसमें एक तरह से वो भी गिरावट आती है। तो जनसंख्या एक संतुलन की स्थिति में आती है और इस आधार पर आप देखें कामकाजी उम्र बढ़ती है, क्योंकि बच्चों की संख्या और बुजुर्गों की संख्या वो एक तरह से कहीं ना कहीं, तो बुजुर्ग की संख्या तो मान ली थोड़ी बढ़ेगी, बच्चों की संख्या थोड़ी घटती है। तो इस आधार पर जो वर्किंग एक तरह से फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब इससे आर्थिक अवसर कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा एक तरह से लोग काम करने की एज में 15 से अगर हम 64 की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन, नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कहीं पर भी अगर आप एक तरह से आर्थिक स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक तरह से रोजगार में जो वर्कफोर्स है वो चाहिए, स्किल्ड, कौशल के साथ में। तो किसी भी देश में अगर हम देखें, अगर छोटी आबादी एक तरह से है जहाँ पर बुजुर्ग और बच्चे हैं और कामकाजी बड़ी आबादी है तो वहाँ पर आर्थिक विकास तेजी से होता है,
क्योंकि आप देखें कि जो भी आप आमदनी कर रहे हैं, क्योंकि आपका वर्कफोर्स बड़ा है, तो अगर आमदनी ज़्यादा है तो बचत होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश होगा और ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आय की जो स्थिति है वो आगे चलकर बचत, फिर अर्थव्यवस्था में निवेश, और निवेश का मतलब घरेलू रूप में, और ये फिर उत्पादन की स्थिति, और फिर से ये श्रृंखला आपकी पहुंच जाती है कहाँ पर? आय पर। तो ये जो चक्र है ये अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाता है। अगर हम कुछ प्रमुख देशों की बात करें, जैसे जापान, 1964 में अगर आप देखें तो ये जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में पहुंचा और लगभग 40 साल तक 2004 तक यहाँ पर था। अब वहाँ पर बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ी है तो वर्किंग फोर्स घटा है। इटली आप देखें 84 से लेकर 2002। अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें 87 से 2027 तक के लिए माना जा रहा है। स्पेन 91 से 2014। चाइना की बात करें तो 2031 तक के लिए 37 साल में उसका प्रमुख रूप से जनसांख्यिकी लाभांश चल रहा है। थाईलैंड में भी आप देखें 2028 तक के लिए 1994 से। ब्राज़ील में 2006 से 2038। भारत आप देखें 2018 से लेकर 2055 तक 37 साल तक हमें जनसांख्यिकी लाभांश रहेगा। इसके बाद हमारे यहाँ अगर आप देखें तो कुल मिलाकर बुजुर्गों की संख्या जो बढ़ेगी उससे बुजुर्ग और बच्चों की संख्या का अनुपात धीरे धीरे बढ़ेगा। बांग्लादेश 18 में ही, लेकिन 2052 तक 34 साल तक इसके पास जनसांख्यिकी लाभांश रहेगा। तो तुलनात्मक रूप में आप देखें भारत में एक तरह से जो भी डिपेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं आश्रित एक तरह से अनुपात, यानी बच्चे और बुजुर्गों की संख्या, उनका अनुपात धीरे धीरे एक तरह से घटा है। तो ये आंकड़ा अगर आप यहाँ पर भी प्रमुख रूप से देखें तो 1960 में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 2020 में आप देखें गिरकर ये 49.8 है। लेकिन उसके बाद की स्थिति हम देखें लगभग उसी आधार पर है, 2060 तक ये पहुँच जाएगा 52। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या एक तरह से बढ़ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों के जन्म की स्थितियाँ नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है, यानी अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें वो तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उच्च स्तर की हैं। तो बुजुर्गों या कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा है, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एक तरह से बढ़ जाती है। तो ये जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके बढ़ने से माना जाता है कि बुजुर्गों की संख्या जो बढ़ती है तो बुजुर्ग और बच्चे ये मिलकर एक तरह से अनुपात धीरे धीरे बढ़ता है और ये एक तरह से जनसांख्यिकी लाभांश को धीरे धीरे कम करता है। तो भारत में आप देखेंगे 2055 के बाद एक तरह से ये स्थिति बनेगी। वैसे भी अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पर 2036 की बात करते हैं तो माना यह जा रहा है कि जो यहाँ पर 0 से 14, यानी अगर आप बच्चों का यहाँ पर देखें तो ये 30% से घटकर कहाँ आ गया है? 20.1। जबकि अगर हम बुजुर्गों की बात करें 8.4 से 2011 में, ये माना जा रहा है 2036 में कितना हो जाएगा? 14.9%। तो जो यहाँ पर एक बच्चों का यहाँ पर एक कमी दिख रहा है, ये एक तरह से बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, कारण जीवन प्रत्याशा का बढ़ना। और ये लगभग आप देखिए 64 से 65% हमारी आबादी वर्किंग एक जो फोर्स है, जो एक तरह से 15 से 64 की आयु उसमें बना रहेगा। तो भारत के लिए 2036 के बाद माना जा रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा जो वर्कफोर्स में है 64% या 65 के आसपास, तब उसमें गिरावट आएगी। तो 2055 तक हम एक तरह से इसका लाभ देखेंगे। तो 65% आबादी हमारी 35 साल से कम है। 18 से 35 की आयु सीमा में आप देखें कि लगभग 60 करोड़ लोग हैं, ये एक बड़ी आबादी का हिस्सा है। तो ये दिखाता है कि हमारे पास आने वाले समय में लगभग अगर हम देखें कि 20 से अगर हम 59 की एज की बात करें तो 59% लोग हैं ये 2041 तक भारत में वर्क फोर्स में रहेंगे। इसी के साथ 2018 में भारत में जो जनसांख्यिकी लाभांश है जो शुरू हुआ है 15 से 64 आयु सीमा के लिए, ये 37 साल तक एक तरह से जारी रहेगा और 2055 में ये कह सकते हैं सबसे एक उच्च स्तर पर रहेगा। तो क्या जनसांख्यिकी लाभांश होना ही अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति को दिखाता है? नहीं। देखिए, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर हम प्रमुख रूप से जैसे सिंगापुर की एक तरह से बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें या जापान की बात करें, इन देशों में आप देखें कि बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी लाभांश भी था और अर्थव्यवस्था से तेजी आगे बढ़ी। तो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लगभग 7 गुना तक जीडीपी में वृद्धि देखी गई। लेकिन इसकी तुलना में अगर लैटिन अमेरिका के हम देशों में देखें तो वहां पर आप देखें कि माना गया कि वहां पर जनसांख्यिकी लाभांश था लेकिन जीडीपी 2 गुना बढ़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जीडीपी में 7 गुना की वृद्धि हुई, जबकि लैटिन अमेरिका में केवल 2 गुना। तो जनसांख्यिकी लाभांश तो दोनों जगह है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और एक तरह से रोजगार, शिक्षा में भी गुणवत्तापूर्ण, और साथ साथ इसमें एक और अगर हम शिक्षा के साथ जोड़ देते हैं कौशल, जितना अच्छा स्किल डेवलपमेंट रहेगा तभी आप एक तरह से जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ ले सकते हैं। तो भारत को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य साथ साथ यहाँ पर अगर हम रोजगार और बात करते हैं शिक्षा और कौशल विकास, उस पर ध्यान देकर ही हम जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ देश की अर्थव्यवस्था को देकर एक विकसित देश की स्थिति में आगे एक तरह से बढ़ सकते हैं।
तो जनसांख्यिकीय जो लाभांश है वो देश में एक बड़े पैमाने पर शिक्षा और कौशल विकास पर प्रमुख रूप से आश्रित माना जाता है। केवल जनसांख्यिकीय लाभांश आने से ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। तो इस पर एक तरह से भारत को ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश के इसी आज के तथ्य के साथ आज के दैनिक क्विज को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है दैनिक क्विज से आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है और आज के तथ्य उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं। कल दैनिक क्विज में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आप सभी अपना बेहतर रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद।